कि अगर आज अखंड भारत बनाने के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी है तो वो पाक फौज है। अच्छा, कि अगर ग्रेटर इसराइल बनाने के रास्ते में कोई मुसलमान ताकत खड़ी है तो वो पाक फौज है। अभी और सुनिए। पूरी कौम को मुबारकबाद। कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए मोए 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 मोए। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, मैली आंख से भी देखने की कोशिश न करना, तुम लोग की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। 2000 years later. कल एक जो हमारा जज्बा था, जो हमारा जोश था, आज थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि आज जब मैंने सुबह सोशल मीडिया खोला है और वहां पर जो देखना शुरू किया है, लाहौर में तो इस्लामाबाद में तो दीगर इलाकों में कहां पर क्या क्या गिरा है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। So India has been sponsoring terrorism by assassinating Sikhs. A few moments later. On my program just a week ago, your Defence Minister Khwaja Asif admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups. झूठा मीडिया पाकिस्तान का कह रहा है कि हमने 5 जहाज मार गिराए, मारे हैं जहाज तो दिखाओ उनके पायलट कहाँ हैं। यहाँ में पिघल गया। अल्लाह का शुक्र है एटमी ताकत है, हमारी एटमी ताकत हम ही डरे हुए। पानी बंद कर देंगे। आप हमारा पानी रोक के देखें, हम खून की नदियां बहाएंगे। ये तो बिलावल भुट्टो आप में जिंदा हो गए। इजाफी पानी छोड़ दिया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जेन जी ने, पाकिस्तान के मीमर्स ने, देखिए हमारी मीम गेम वाज अप देयर। अभी और सुनिए। हम जब चाहें उनके किसी डैम का वाटर गेट हम खोल सकते हैं। ये पाकिस्तानी लॉजिक है जी, नो इसका कोई जवाब ही नहीं है। यही तो कयामत है। ऐसा लगता है जिन्ना की आत्मा पाकिस्तान के खुशियों के पीछे कब्र से निकलकर हाथ पैर धोकर पीछे ही पड़ गए हो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। खबर आती है इंडिया को G7 में इनवाइट नहीं किया गया है। मानो पाकिस्तान में ऐसी खुशी की लहर आती है जैसे छोटे बच्चे के हाथों में झुनझुना आने के बाद आती हो। लेकिन अफसोस अगले ही दिन खबर आती है कि मैं बताते हुए बड़ा खुश महसूस कर रहा हूं कि मुझे मार्क कार्नी जो कि कनाडा के नए पीएम हैं, उनकी तरफ से कॉल रिसीव हुआ है और मुझे G7 समिट का इनविटेशन दिया गया है। फिर मानो पाकिस्तान का हाल नाराज फूफा की तरह हो गया हो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बहुत कम लोगों के बाद इस बात का इल्म है। हमने तो उनका पूरा निजाम हैक कर लिया था। ये तो हमारे फौजी क़यादत का ये फैसला था कि ज्यादा देर तक हम इसको हैक ना करें, कहीं उनका सारे का सारा जो फजाई निजाम है, जो रेल का सिस्टम का निजाम है, अस्पताल है और दूसरी चीजें हैं, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, पूरा इंडिया ही तबाह हो जाएगा। So India has been sponsoring terrorism by assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia. We captured a spy by the name of Kulbhushan Yadav, who's a commissioned naval officer. Can I just point out to you, on my program just a week ago, your Defence Minister Khwaja Asif admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018... देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या जंग हुई जिसे कहते हैं कि छोटे छोटे क्लैशेस हुए और उसके बाद क्या हुआ, हमारे ऊपर यानी हम पाकिस्तानियों के ऊपर मजीद टैक्स लादे जा रहे हैं, मजीद बर्डन बढ़ाया जा रहा है, यानी वो चीजें की जा रही जो शायद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसका बर्डन हमें एक आम पाकिस्तानी को भुगतना पड़ रहा है। मैंने उस वक्त भी कहा था बिफोर दोस क्लैशेस कि भाई इसका कुछ हो ना हो लेकिन जनता इसको भुगतेगी। हो सकता है इंडियन जनता को कम वजन पड़ा हो इस चीज का। ये अफगानी जो अब टीम अफगानिस्तान के जो हैं वो देखें हमारे से ज़्यादा वो इंडिया को पसंद करते हैं। अफगानिस्तान वालों का आप टीम के किसी भी खिलाड़ी से पूछेंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन को कहेंगे ये हमारे दुश्मन है, वो उनके साथ फेवर, क्योंकि वहाँ पे वो देखें वो उन्हें सपोर्ट भी इंडिया करता है, उन्हें वो IPL में भी खिलाता है। हमें IPL में हमारे पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है किसी को, तो सारी उनको फंडिंग कहाँ से। अब आप ये देख लें एक टीम है, वो तो TTP तो बहुत दूर की बात है ना, वो एक टीम है। टीम देखें वो सारी उम्र में हमारे मुल्कों में रेडियाँ लगा के वो सारी उम्र यहाँ पे पैदा यहीं पे हुए हैं सारा, और लेकिन जब वो अब आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें पाकिस्तान से ज़्यादा मज़ा आता है दुश्मनी के तौर पे खेलने का, जबकि इंडिया में नहीं, इंडिया के साथ। ये मेंशन करते हैं साथ कि हमें तो हिस्ट्री का बड़ा गुस्सा है इन पर। आपको पता है वो तो मुंह पर बोलते हैं कि हम तो कायदे-ए-आज़म को नहीं मानते, हम तो पाकिस्तान को नहीं मानते। जी वो तो देखें कई पाकिस्तान में भी लोग हैं जो ये कहते थे कि हम कायदे-ए-आज़म को नहीं मानते। कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई हुई है, हम समझते हैं कि उसमें
सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वहाँ हमें अपने कल्चरल जो राइट्स है, हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, कोई भी राइट, इवन हमें बलूची जुबान में लिखने पढ़ने में कोई जो है फैसिलिटी या इजाज़त भी नहीं है। फैसिलिटी अपनी जगह, हमें इजाज़त ही नहीं है। जो बलोच राइटर्स हैं, लिखारी हैं, एकेडमीज हैं, वो अपने बेस पे कोई एफर्ट्स करते हैं, उनको भी टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान में फैसलाबाद में भी एक साइंस सेंटर बना हुआ है। तो साइंस सेंटर में पढ़ा गया हुआ है, वहां पर एक वो उन्होंने जो चाइना की होती ना दुकानें, ये 10-10, 20-20 रुपए वाली जो खिलौने बेचती हैं, वहां से रोबोट ला के रखा हुआ है, छोटा सा ना खिलौना रोबोट, जो कि ये AI है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बच्चों को ये दिखाते हैं वहां पर। और मैं हैरान रह गया देख करके। अब इंडिया के अंदर वर्किंग हो रही है, आपने देखा होगा कि वहां पर मेरे एक जानने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि जी हम इसके ऊपर ऑलमोस्ट हम काम कर चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा चुका है कि अमेरिका के बारे में तो बोला जा रहा है कि वो तो इसने हासिल कर रही, कामयाबी हासिल कर रही, इंडिया भी इसमें जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर चाइना का जो खिलौना रखा गया है और बच्चों को वो दिखाया जाता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। तो जहाँ पर तालीम का ये मेयार हो तो वहाँ पर बच्चे भी हमारे जैसे होने। मजहब पहले रखना चाहिए या कंट्री फर्स्ट पहले रखनी चाहिए? मजहब पहले रखना चाहिए। मजहब पहले रखना चाहिए या सेक्युलरिज्म पहले रखनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की मैं आपको मिसाल दूं, मजहब फर्स्ट या कंट्री फर्स्ट? मजहब फर्स्ट। इस्लामिक रूल होना चाहिए। हाँ जी। व्हाट अबाउट द माइनॉरिटीज लिविंग इन पाकिस्तान? पाकिस्तान जो यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं उनका क्या? देखिए, हम उन्हें तंग तो नहीं ना करते कि ये अपने मजहब के साथ ना चलो, हम तंग तो किया जाता है। खैर ऐसी भी बात नहीं है, ये तो हमारी अपनी ही रिपोर्ट्स है, मैंने तो नहीं। एक और रिपोर्ट भी जारी हुई है पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने यह बताया है कि इस वक्त 42% पाकिस्तान की आबादी, यानी 100 में से 42 लोग जो है वो इंतहाई गुर्बत में, यानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और उन्होंने कहा कि और भी ये गुर्बत बढ़ेगी अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एबियंस में रही, यानी वो मुअत्तल रही, तो आने वाले वक्त में तो है वो मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 और 25 का जो साल चल रहा है, इसमें 19 लाख मज़ीद पाकिस्तानी गुर्बत की जो इंतहाई लकीर है उससे नीचे चले जाएंगे। पाकिस्तानी जो जर्नल हैं वो हमेशा अपने पड़ोस में या अपने इर्द गिर्द में कोई ना कोई ऐसा ढूंढ लेते हैं सिलसिला, जिससे वो वहाँ हमेशा कोई लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, मिलिटेंसी, टेररिज्म, इस तरह का सिलसिला चलता रहे। तो पहले तो ये अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी मगरबी मुल्क थे उसके कहने पर ये करते रहे, रशिया सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में, और उसमें कामयाबी होने की वजह से गो के उसके बहुत सारे फैक्टर तो इंटरनल थे, लेकिन उसके बाद इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बना ली मिलिटेंसी को। गो के पाकिस्तान ने 1947 में भी कश्मीर में ना सिर्फ मसल्ला जदोजहद के लिए दस्ते भेजे थे, बल्कि अपनी फौज भी भेजी थी सिविलियन कपड़ों में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आज जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का तसलसल है। पाकिस्तानी स्टेट अगर अपने अंदर एक फेडरेशन थी तो इसको चाहिए तो ये था कि ये एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाती और ये अपनी जितनी भी इसकी फेडरेटेड यूनिट्स हैं उनको रीजनल पार्लियामेंट देती, उनको एम्पावर करते। कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक काम किया कि पाकिस्तान को इतना वनरेबल बोल दिया है, इतना वीक कर दिया है कि इतना वीक तो वो 1971 में भी नहीं था, और ना ही कारगिल के टाइम पर पाकिस्तान वीक था जितना आज हमने किया है, भिखारी बना दिया उसे। और इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी अनस्टेबल थे लेकिन वीक नहीं थे। लेकिन आज पाकिस्तान ऑफिशियली एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। इट इज फॉर सेल। एक चेस बोर्ड के ऊपर हमने लगा दिया कि भैया जिसको जो खरीदना है आप खरीद लीजिए। और ये स्टोरी है जो ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुई। और ये क्यों इंपॉर्टेंट था? मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मुझे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है हमेशा के लिए,
और वही काम हमने किया। उसका रीजन बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, जो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके मैं समझ रहा हूं। एक स्ट्राइक हमने करी एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर, जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं है कि एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर स्ट्राइक किया हो। आपको लगेगा यार सिर्फ एक हमने प्रिसीजन स्ट्राइक तो किया है इनके जो नूर खां बेस था, लेकिन इन रियलिटी हमने एक्सपोज कर दिया समथिंग मोर डेंजरस। पाकिस्तान का डबल फेस हमने दिखा दिया दुनिया को। डबल फेस था कि पाकिस्तान चाइना को और यूएसए को बेवकूफ बना था। ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान को 30 हम ये 5th जनरेशन फाइटर जेट देंगे। अब सोशल मीडिया, मैंने करार की बात आपसे करी थी ना, अब ये करार में दरार आ गई है। जो चाइनीज सोशल मीडिया पर सिटीजन्स हैं चाइना के, वो अब पूछ रहे हैं कि यार क्यों दे रहे हो आप पाकिस्तान को, कारण क्या है, इससे होगा क्या। कई लोगों का यह कहना है कि आप कह रहे हो कि आप 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को दोगे। लोगों का यह डर है कि हो सकता है हमारे ऊपर और बर्डन आ जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मुफ्त कुछ भी नहीं होता, मुफ्त कुछ भी नहीं होता। चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो। जिसको ये गलत फहमी है कि कुछ मुफ्त में मिल रहा है, वो पैसा कहीं और से लिया जा रहा है, लेकिन लिया जरूर जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मुफ्त कुछ नहीं होता, और ये बात चाइनीज भली भांति जानते हैं और इससे परिचित भी हैं। तो अब वो अपने सरकार से पूछ रहे हैं कि साहब, ये जो J-10 का पैसा था, आपने J-10 बेचे थे ना पाकिस्तान को, उसका पैसा आ गया क्या आपके पास? जहां तक चाइनीज मीडिया का कहना है कि अभी तक पैसा नहीं आया उसका, तो आपने कितने J-10 दे दिए? तो हज है, हज का खुतबा हुआ, हज के खुतबे में इमाम ने ये कहा है कि या अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद कर और फ़लस्तीनियों के जितने दुश्मन हैं उनको बर्बाद कर, तबाह कर दे। जब तक ये सोच होगी ना, किसी को भी तबाही करने की जब आप सोच रखेंगे ना, तो आप किसी तौर पे अपने आप को मज़हब पीसफुल नहीं कह सकते, क्योंकि मज़हब तो नॉर्मली इंसानियत के लिए होता है। और जब आप कहते हैं कि रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, यानी पूरी दुनिया का मालिक है अल्लाह, तो फिर आप उससे अपनी ही दुनिया के लोगों की तबाही की, बर्बादी की ख्वाहिश रखते हैं। सोचें अगर मुसलमानों के पास ऐसी पावर होती जैसी अमेरिका रशिया के पास है, इतने पावरफुल होते, तो इन्होंने दुनिया को तबाह करके रख देना था आज के दौर में भी। दोस्तों, मुझे लगता है शायद हम लोगों ने ना शर्म बेच खाई है। मतलब हम एक तो बगैर लॉजिक के बात करते हैं, दूसरी हमें शर्म नहीं आती कोई भी बात करते हुए कि यार देख लें ये बात करना सही बनती है या नहीं बनती। मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसने हमेशा हकायक सच बातें की हैं और रियलिटी पे जो है वो जो बातें होती हैं मैं वो करता हूं। अब हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, घंटे के, ये मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, और बाद में जब हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि फिर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर मेरा बेटा एल की लॉजिक वाली बात की जाएगी। ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, और आप ये सदियों से देखते आ रहे हो। देखो, जो बात हक और सच की होती है ना, वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 90s में जाकर मैट्रिक और FA और ये जो पढ़ा था उस वक्त, आज भी वैसी तालीम दी जा रही है। आज भी अगर कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर बच्चों को कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर, तो बताया जाता है। जी तो एक चीज कंप्यूटर से मुझे याद है, व्हाट इज कंप्यूटर, हु इज फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज रैम, व्हाट इज रोम, अभी तक वही पढ़ा रहे हैं। ये मेरे टाइम से बिल्कुल मैं यही चल रहा है। इसको जी ये माउस है, इसको माउस बोलते हैं, इसका ये बटन दबाओ तो ऐसे होता है, इसका ये बटन दबाओ तो ऐसे होता है। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड का फलां बटन का फलां फंक्शन होता है, कीबोर्ड के फलां बटन का फलां फंक्शन होता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो अब देख लें, फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान के जो साइंसदान है वो पूरी दुनिया के माने हुए साइंसदान है, पाकिस्तान के इंजीनियर जो हैं उनकी पूरी दुनिया के अंदर मांग है, पाकिस्तान के जो स्किल्ड लोग हैं वो पूरी दुनिया उनको उठाई फिरती है। तो उसकी सारी वजह यही है कि हमारे जो एजुकेशन है वो हम बहुत ज्यादा आगे हैं। हमने ये भी देखा है कि जो बलूच हम जो या इस फिक्र के लोग वहाँ बुक स्टॉल लगाते हैं जिसमें बलूची जुबान, बलूच
कल्चर, बलूच हिस्ट्री या दुनिया की हिस्ट्री को हम बलूचों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन बुक स्टॉल्स पे भी पाकिस्तानी फौज की जानिब से रेड पड़ती है। मकसद ये है कि हमें जो एक कॉलोनी के साथ किया जाता है, हम बलूचिस्तान को एक कॉलोनी बनाए हुए हैं और कॉलोनाइजर हमें एक कॉलोनी और स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसके जवाब में बलूचों ने, BNM ने अपनी जो है आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की है फ्रॉम डे 1 और वो आज तक जारी है। हमारा भी ये मकसद यही है, जैसे आपने कहा, हम एक पुरअमन तरीके से यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक, आलमी असूलों के मुताबिक एक कौम को अपने तरीके से जिंदा रहने का, जीने का जो हक है, हम वही हक अपने तरीके बलूच कौम के लिए डिमांड कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।